हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे। आपने काफ़ी बार सुना होगा लंग में पानी भरना क्या होता है। इंग्लिश टर्म में या साइंटिफिक टर्म में इसको कहा जाता है प्लोरल इफ्यूजन। जैसा आप लंग का पिक्चर देख सकते हैं इधर, ये बीच में जो दिख रहा है ये फेफड़ा है। आप हर समय जब सांस लेते हो फेफड़ा फूलता है, और सांस छोड़ देते हो फेफड़ा बंद हो जाता है। फेफड़ा एक बैलून जैसा है। छोटा इंसिडेंट होता है या ट्रॉमा होता है, उस समय बैलून फटने का चांसेस बहुत आसान रहता है। जैसे एक जेली जेली मिलता है जो हमारा च्युइंगम जैसा होता है, वो 3 डायमेंशन में लंग को प्रोटेक्ट कर रखता है। अगर आप ध्यान से देखेगा फिगर में, उसमें एक इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है। जो इनर लेयर है वो लंग्स को बिल्कुल टाइटली एडहेरेंटली रहता है, और आउटर लेयर है जो रिबकेज के साथ जुड़ा हुआ होता है। हर रोज़ एक इंसान को, या ये मेल हो या फीमेल हो, लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी बनता है और सूखता है। यह एक रूटीन प्रोसेस है। तो ये दोनों को बीच में जो पानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अब देखा जाएगा, वो 15 से 20 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अमाउंट जो है अपना क्वांटिटी में बढ़ जाता है और लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम साइंटिफिकली बोलता है प्लोरल एफ्यूजन। जब हम बोलता है लंग के अंदर पानी भर गया, तो क्या कारण की वजह से हो सकता है ये? मोटा मोटा ये है, हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे, ये इन्फेक्टिव रूप का पानी है या नॉन इन्फेक्टिव पानी है। बिकॉज लंग है एक रिसीवर ऑर्गन है। बॉडी में बाकी ऑर्गन में जब डैमेज होता है, लंग भी उसका इफेक्ट झेलना पड़ता है। उन केसेस को हम नॉन इन्फेक्टिव पानी बोला जाता है। जैसे इन्फेक्टिव पानी में आपको कारण आता है बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कुछ कुछ मैलिग्नेंसीज। बिकॉज वो इन्फेक्टिव नहीं है, बट इन्फेक्टिव टाइप हमें बायोकेमिकल पैरामीटर्स मिलता है, इसलिए वो इस ग्रुप में होता है। जैसे नॉन इन्फेक्टिव पैरामीटर्स है, जिस किसी का हार्ट कम काम कर रहा है, उसमें भी हम देखा जाता है दोनों लंग में पानी सब सिमेट्रिकली भरा जाता है। किसी का लिवर काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनका बॉडी में एल्बुमिन बन नहीं रहा है, जिसको हम हाइपो एल्बुमिनिमिया बोलता है, उस वजह से भी दोनों फेफड़े में पानी बन जाता है। और तीसरा किडनी की वजह से, किडनी का फेलियर की वजह से किडनी अच्छे से यूरिन बना नहीं पाता है, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बॉडी में है वो लंग के अंदर भरा जाता है। अब इन्फेक्टिव के बारे में आता है। जब इन्फेक्टिव में बहुत सारे चीज़ है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये टीबी की वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से हुआ, या मैलिग्नेंसी की वजह से हुआ। जब आपको पहली बार कोई एक्सरे किया, या इसका सिम्टम कैसे शुरुआत होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। काफ़ी पेशेंट्स को हल्का सा लंबा सांस लेने में दर्द जैसा महसूस होता रहता है। काफ़ी लोग इसको इग्नोर करता है, बट धीरे धीरे ये पेन बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आप बात करने में भी महसूस करने लग जाते हैं। खांसी आने से दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको मेडिकली हम बोलते हैं प्लूराइटिक चेस्ट पेन। काफ़ी बार पेशेंट यही यही पेन लेफ्ट साइड में होता है, वो गलती से कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी चले जाता है इनिशियली। जब हम एक्सरे करते हैं उसमें हमको दिखता है लंग में पानी है। एक्सरे आपको बताता है पानी है, बट एग्जैक्टली कितना पानी है, कितना अमाउंट पानी है, वो एक अल्ट्रासाउंड करके एक स्कैन इमेजिंग करते हैं हम, उसमें हम एस्टिमेट करते हैं कितना क्वांटिटी है। उसके हिसाब से आगे प्लान किया जाएगा। जो मैं आपको पहले अपफ्रंट बताया था, जिसमें नॉन इन्फेक्टिव ग्रुप है और इन्फेक्टिव ग्रुप है। यूजुअली जो नॉन इन्फेक्टिव ग्रुप है वो एक ही तरफ बनता है, या राइट में बनता है या लेफ्ट में बनता है। नॉन इन्फेक्टिव ग्रुप जो है उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से सिमेट्रिकली पानी बना जाता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस दोनों ग्रुप में है, वो काफ़ी रेयर चीज़ है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे नहीं। बट जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, ये वीडियो के दौरान हम वही डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने आपको पूछा, जब हम इन्फेक्टिव के ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, अगर या पानी है करके हमें पता चला, फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला आपको एक्सरे होगा, इसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा, इसके बाद हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है प्लूरल टैपिंग बोलता है, या कुछ और जगह पे प्लूरोसेंटेसिस के नाम से बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को कंसल्ट लेने के बाद एक जिस एरिया से आप निकालना चाहते हो अल्ट्रासाउंड में देखेंगे, जहाँ से पानी इजीली अप्रोचेबल हो सकता है, उस एरिया में हल्का सा एनेस्थीसिया दिया जाएगा, और उधर से एक छोटा सा सिरिंज डाल के पानी निकालेंगे। काफ़ी बार हम ये करते हैं, एक बार हम ऑलरेडी टैप कर रहे तो जितना पानी अंदर अवेलेबल है उतना निकालेंगे, सो दैट पेशेंट को अगर कोई ब्रेथलेसनेस है, कुछ और प्रॉब्लम है, उससे इमीडिएट रिलीफ मिला जाएगा। बिकॉज डायग्राम में जैसा आपने देखा है, उसमें जैसे पानी भरेगा लंग को खुलने का जगह कम मिलेगा, लंग ज़्यादा ऑक्सीजन दे नहीं पाएगा, जिस वजह से आपको सांस फूलेगा। हम एक बार सुई डाल रहे हैं, उस समय पानी निकालने के लिए, जांच के लिए भेज रहे हैं, उस समय हम कोशिश करते हैं जितना पानी फ्रीली निकाल सकते हैं, सो दैट पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये जो पानी हम निकाला है वो हम टेस्ट के लिए भेजता है। इसमें कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होता है, कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट जो हम देखता है वो उसमें होता है, उस पानी में ग्लूकोज कितना है, प्रोटीन कितना है,
और LDH नाम का एक चीज़ होता है, वो भी देखते हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पैरामीटर है जिसमें साइटोलॉजी बोलता है कौन सा सेल से इसमें बना हुआ है, उसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बैक्टीरियल है या ट्यूबरकुलर है। सो नॉर्मली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको ये दिखता है न्यूट्रोफिल अधिक संख्या में मिलता है, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो ड्यूरेशन है काफ़ी कम टाइम होता है, 1 से 2 हफ्ते से होता है। सो उसमें इमिडिएटली बॉडी में जब भी प्रॉब्लम होते हैं, जो पहला सेल है जो बढ़ता है वो न्यूट्रोफिल है। जैसे टीबी जैसा बीमारी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं अगर, उसमें थोड़ा सा पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो 4 हफ्ते 3 हफ्ते से लंबा होता है, जिससे वो बोलता है हल्का 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 मेरे को भूख भी कम लग रहा है और मेरा वजन भी घटा है। सो इस सिनेरियो में आपको जब साइटोलॉजी देखोगे उसमें लिम्फोसाइट्स मिलेगा। और काफ़ी बार ट्यूबरकुलोसिस अब जल्दी में आपने पकड़ लिया, उस समय 2 हफ्ते के अंदर आपको पानी निकाल के जांच के उसमें आपको न्यूट्रोफिल मिल सकता है। उस किनारे में आपको एक और इन्वेस्टिगेशन है जो हम बेचते हैं, एडीए के नाम से होता है, एडिनोसिन डीएमइनेज एक्टिविटी बोलता है इसको। इसका वैल्यू नॉर्मली 10 के नीचे होता है, बट अगर ये वैल्यू 70 के ऊपर है 95% कन्फर्मेटरी है ट्यूबरकुलोसिस है, 40 से 70 है 70% प्रोबेबिलिटी है कि ट्यूबरकुलोसिस है। अगर 40 के नीचे है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाता है या मैलिग्नेंसी की तरफ जाता है। बट कुछ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है जिसमें बिल्कुल पानी जो है पस जैसा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं पायोथेरैक्स बोलते हैं। सो उस केसेस में एडीए वैल्यू काफ़ी बढ़ के आता है। जैसे मैंने बोला है जिस केसेस में पस बढ़ा जाता है उसमें एडीए बढ़ जाता है। और एक एलडीएच करके जो चीज़ मैंने देखा है वो भी काफ़ी हज़ारों में वैल्यू चले जाते हैं, और ग्लूकोज जो है वो नीचे बिल्कुल नीचे गिर जाता है। ऐसा सिनेरियो में जब आता है, जब पस बन जाता है, उस समय हम पेशेंट को तुरंत बोलता है एक हल्की सी छोटी सी नलकी लगाना पड़ेगा, जिससे ये जो पस है सारी ड्रेन हो जाएगा, सो दैट पेशेंट जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तीसरा है मैलिग्नेंसी, ये कैसे हम पकड़ता है। जैसे मैंने पहले बोला है इसमें एडीओ का वैल्यू कम होता है, और साथ में आप देखोगे जो साइटोलॉजी हम बेचते हैं उसमें कुछ कुछ मैलिग्नेंट सेल्स दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप 100 मरीज का सैंपल बेचते हैं जिसमें कैंसर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, इसमें मैलिग्नेंसी पकड़ने का जो चांस है 45% के आसपास होता है। सो पानी निकाल के बेचने से 100% मैलिग्नेंसी हम पकड़ नहीं पाता है। सो इसलिए काफ़ी बार हम बोलते हैं प्लोरा का जो बायोप्सी भी लेना पड़ता है, जिससे हम आगे क्या बीमारी है देखने के लिए। उसके लिए एक प्रोसीजर करता है जिसका नाम है थोरैकोस्कोपी। एक छोटा सा होल बनाता है और हमारे पास एक दूरबीन होता है जिसके अंदर से, वो होल के अंदर से हम जाता है, पूरा लंग को विजुलाइज करता है अच्छे से, जहाँ जहाँ एबनॉर्मल एरिया से उधर से छोटा सा बिट लेता है। वो पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो देख के बताता है ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ या मैलिग्नेंसी की वजह से हुआ या कुछ और प्रॉब्लम में, रेयर बीमारी मैंने जो बोला वो भी काफ़ी बार निकल के आ सकता है। अब ये इन्फेक्टिव ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं नॉन इन्फेक्टिव ग्रुप में। जैसे मैंने बोला है हार्ट, किडनी, लिवर जो मोस्ट कॉमन कारण है जिससे पानी भरता है। जैसा किसी का हार्ट फेलियर है, जैसे कि एजेक्शन फ्रैक्शन कम है, उस केस में हम डाइटोर वगैरह देंगे, डायरेटिक्स बोलते हैं जिसको ग्रुप को, वो देंगे तो ये पानी अपने आप सूख जाता है। ये तीनों बीमारी में डायरेटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है। बट अगर किडनी का प्रॉब्लम है साथ में डायलिसिस करेंगे जिससे ज़्यादा फायदा होता है पेशेंट को, जो लंग में पानी इकट्ठा हो धीरे धीरे डायलिसिस से भी निकलता है। काफ़ी बार इन केसेस में भी क्या होता है, नॉर्मली जब नॉन इन्फेक्टिव के ग्रुप में नॉर्मली हम छाती से ट्यूब डलता नहीं है। काफ़ी रेयर केसेस में जब पानी इतना ज़्यादा हो जाता है लंग को खुलने का जगह नहीं मिलता है, उस समय हम ट्यूब भी डालते हैं सो दैट पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। सो दैट ट्यूब से सारी पानी निकलने के बाद, लंग एक्सपेंड होने के बाद, उसी ट्यूब के दौरान हम एक केमिकल डाल सकते हैं जिससे बार बार पानी ना भर सकता है। ये नॉन इन्फेक्टिव ग्रुप में यूज़ करते हैं। और साथ साथ में जो कैंसर ग्रुप है उसमें भी हम ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वैरायटी ऑफ एजेंट्स है जो दोनों लेयर्स के बीच में आपको इरिटेशन क्रिएट करता है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और दोनों लेयर परमानेंटली चिपक जाता है, सो दैट बार बार पानी नहीं भरता है। ऑप्शन हम मैलिग्नेंट पेशेंट्स को देता है, साथ में नॉन इन्फेक्टिव पेशेंट्स है जिसको बार बार पानी बन रहे हैं, जिस वजह से उनका लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, वो अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर नहीं पा रहे हैं, उन लोग को हम ये चीज़ ऑफर करता है। बट यूजुअली टीबी और बैक्टीरियल ग्रुप में, जैसे अब मैंने बोला बैक्टीरिया ग्रुप में आपने ट्यूब डाला है, सारी पानी निकल गया। जैसा पानी निकलने के बाद हम ट्यूब निकाल देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक दिया जाता है बैक्टीरिया में, ये पानी बनने का जो चांसेस है वो कम होते जाएगा। जैसे टीबी पेशेंट है उसमें हम एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देता है। गवर्नमेंट आजकल इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहा है, जिससे सो दैट जल्दी से जल्दी, जो इस टाइप ऑफ टीबी को बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, बिकॉज जल्दी से अगर ये पेशेंट हम पकड़ पाएंगे, ये पेशेंट को हम इलाज टाइम से शुरू करेंगे, इनका जो बीमारी है जो फेफड़े के बाहर है, जैसा फेफड़े के बाहर जो लाइनिंग में है वो फेफड़े के अंदर ना जाएंगे,
सो दैट ये पल्मोनरी टीबी नहीं बनेंगे। ये होल पॉइंट इसलिए बिकॉज एक बार पल्मोनरी टीबी बनने के बाद वो पेशेंट काफ़ी लोग को फैलाता है। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, ये नॉन इन्फेक्शियस है। उसी समय आप अगर पेशेंट को पकड़ लिया सो दैट आप बाकी लोग को फैलने से आप रोक रहे हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जिसी को भी 2 हफ्ते से काशी होता है और साथ में भूख भी कम लग रहा है, थोड़ा सा वजन भी कम हो रहा है और हल्का सा बुखार महसूस कर रहे हैं शाम के समय में, ये टीबी का लक्षण है। जो आपका आसपास डॉक्टर से जल्दी से संपर्क करिए, वो एक एक्सरे करके ज़रूर देखेगा। अगर पानी है तुरंत एक पल्मोनोलॉजिस्ट को मिल लीजिए, अच्छे से वो निकाल के जांच करेगा, जिससे आपको पता चलेगा ये टीबी है क्या चीज़ है। सो दैट उस चीज़ का इलाज करेंगे, आप जल्दी से ठीक हो जाएगा। हम रखें आपका ख्याल।